नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की जिन्होंने सिर्फ साहित्य का इतिहास लिखा नहीं बल्कि खुद इतिहास बन गए। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए उनकी दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इंसान ने हिंदी साहित्य को एक बिल्कुल नई, एक वैज्ञानिक दिशा दे दी। ये लाइन देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके पूरे काम का निचोड़ है। इसी एक वाक्य से ये अंदाजा लग जाता है कि हम किसी साधारण लेखक की नहीं बल्कि एक युग निर्माता की बात कर रहे हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि उनका असर कितना गहरा था। बात कुछ किताबों या लेखों की नहीं है, बात एक पूरे दौर की है, एक पूरे जमाने की है, जिसे आज उनके नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, किसी एक व्यक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा हो कि स्कॉलर्स उस दौर को ही शुक्ल युग कहने लगें। उनसे पहले हिंदी आलोचना का मतलब ज्यादातर क्या होता था? बस कवियों की भाषा की तारीफ कर दी या कहानी का सार बता दिया। लेकिन शुक्ल जी ने इसे एक गंभीर, एक विश्लेषणात्मक विधा बनाया और उसकी नींव इतने मजबूती से रखी जो आज तक कायम है। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी शुरुआत काफी मुश्किलों से भरी थी और शायद उन्हीं संघर्षों ने उनके लिखने और उनके व्यक्तित्व को वो अनोखी गहराई दी। इन तारीखों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, एक साधारण सी शिक्षा और फिर पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई का बीच में ही छोड़ जाना। ये एक बहुत ही आम सी शुरुआत लगती है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो असाधारण था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ थी कोर्ट की नौकरी, एक पारंपरिक करियर, और दूसरी तरफ था ज्ञान और कला का रास्ता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ये फैसला उनके जुनून को दिखाता है। उन्होंने एक ऐसी नौकरी चुनी जहां वो साहित्य और कला के ज्यादा करीब रह सकते थे। और यहीं से उनके लिखने के सफर की शुरुआत हुई। उनका पहला लेख था प्राचीन भारतीय पहनावे पर, जो दिखाता है कि उनकी दिलचस्पी कितनी गहरी और अलग-अलग विषयों में थी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा, जो उनकी भाषा की पकड़ को दिखाता है। मिर्जापुर के बाद उनकी जिंदगी का सबसे अहम दौर शुरू हुआ काशी में, यानी बनारस में। इसी शहर ने उन्हें अकादमिक दुनिया के शिखर पर पहुंचाया। हिंदी शब्द सागर ये सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं थी, ये हिंदी भाषा को एक स्टैंडर्ड रूप देने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें उनका जो योगदान था वो बहुत बड़ा था और इसी काम ने उनकी अकेडमिक साख को और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद तो वो BHU जैसे बड़े संस्थान का हिस्सा बन गए। एक प्रोफेसर से लेकर डिपार्टमेंट के हेड बनने तक का उनका ये सफर असल में हिंदी साहित्य को एक नई और वैज्ञानिक दिशा देने का जरिया बन गया। अच्छा, अब बात करते हैं उनके उस काम की जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनकी रचनाएं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये हिंदी साहित्य के मील के पत्थर हैं। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। एक तरफ हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कालजयी ग्रंथ है, तो दूसरी तरफ चिंतामणि जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। उन्होंने कहानी भी लिखी और अनुवाद भी किए, मतलब हर विधा में काम किया। और उनकी सबसे मशहूर किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी हर स्टूडेंट के लिए पढ़ना जरूरी माना जाता है। उनकी लिखने की शैली वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। भाषा एकदम सरल, लेकिन बातें गहरी और लॉजिकल। उनका विश्लेषण सिर्फ साहित्य तक ही नहीं रुकता था, वो उसे सीधा समाज और इंसान के मन से जोड़ते थे। मिसाल के तौर पर वो ये देखते थे कि कोई लेखक अपने किरदारों की भावनाओं को कितनी सच्चाई और गहराई से दिखा पाता है। यही तो उनका मनोवैज्ञानिक नजरिया था। तो आखिर में उनकी विरासत को कैसे समझा जाए? उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसा क्या दिया जो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा? इस तारीख को वाराणसी में उनका निधन हो गया। लेकिन जैसा कि महान लोगों के साथ होता है, उनका शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत, वो तो यहीं से और भी मजबूत होती चली गई। इन पॉइंट्स में उनकी पूरी लेगेसी का सार है। वो सिर्फ एक क्रिटिक या इतिहासकार नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरी साहित्यिक संस्था थे। उन्होंने साहित्य को सिर्फ अच्छा या बुरा कहने की जगह उसे परखने के वैज्ञानिक नियम बनाए, तर्क और सिद्धांतों पर आधारित नियम। और इसी चीज ने हिंदी साहित्य के अध्ययन को एक नया आत्मविश्वास दिया। और ये वाक्य ये सब कुछ कह देता है। लगभग 100 साल बाद भी अगर किसी को हिंदी साहित्य का इतिहास समझना है तो सफर आचार्य शुक्ल की किताब से ही शुरू होता है। यही उनकी स्थायी प्रासंगिकता का सबसे बड़ा सबूत है। और अंत में ये सवाल, आचार्य शुक्ल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब देने में लगा दी। उन्होंने तर्क, मनोविज्ञान और सामाजिक मूल्यों के आधार पर साहित्य को परखने के तरीके दिए।
पर क्या वो तरीके आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।